अरे बचपन में हम लोगों ने हमारे होश संभालने से पहले कहा, पर आप लोगों को याद होगा कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। ड्रोन से बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती है। तो मुझे ये भी याद आ जाता है, कभी कभी नाम की समानता से याद आता है, आचार्य द्रोण भी थे जिनको बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती थी, मगर क्या करें, युवराज के हट के आगे विवश थे। ऐसे ही कुछ एक अनुभवी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं उधर भी, मगर इतिहास ऐसा है कि आज भी वो युवराज के हट के आगे विवश है। हम सिर्फ सरवाइव नहीं किए, बल्कि हमने एक नए सृजन का आधार भी बनाने का प्रयास किया। यह हादसा था, हादसा बड़ा खौफनाक था, पर ऐसा नहीं कि हमने हिम्मत हारी। मैं कहना चाहूंगा कि हमने किस विचार का ध्यान रखा कि हादसों का दौर है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें। इसलिए हमने एक नई व्यवस्था का निर्माण भी शुरू किया और व्यवस्था के निर्माण का आधार क्या बनाया? वो आधार जो प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है, जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रावधान किया है, गति शक्ति। गति शक्ति में चाहे रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, मास ट्रांसपोर्टेशन हो, ये 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो हमारे एक भविष्य में बड़े भव्य भवन का आधार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर 25,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए हो या रेलवे में एक प्रोडक्ट एक स्टेशन बनाने का हो, यानी भारत के अंदर जो एक सृजनात्मक क्षमता है उसका अर्थ जगत में कैसा प्रयोग किया जाए, उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा गया। फिर चाहे मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए एमएसएमई में ECLGS को 2023 तक बढ़ाना हो, 5 लाख करोड़ का कवर देना हो और यह तय करना हो जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि 200 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर ही ग्लोबल होंगे और उसके नीचे भारतीय कंपनियों और इसका सर्वाधिक लाभ एमएसएमई को ही प्राप्त होने की संभावना है। और मेक इन इंडिया में 60 लाख जॉब क्रिएट होने हो, 400 वंदे भारत ट्रेन चलनी हो, क्या इनमें से कोई भी जॉब क्रिएशन के बगैर होगा? चिदंबरम साहब बोल रहे थे कि जॉब का उल्लेख उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, भाई वो हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, अगर इतना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा तो क्या जॉब्स उसमें क्रिएट होकर नहीं दिखाई पड़ेंगे? ये सहज स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। अगला पक्ष आता है सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार ने सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। मैं कभी सोचता था कि हमारा देश चंद्रयान बना सकता है तो मिसाइल क्यों नहीं, अगर मिसाइल बना सकता है तो एसॉल्ट राइफल क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि हमारे अंदर क्षमता नहीं थी। डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया था। आपने देखा इस बजट में प्रावधान किया गया कि जितना भी डिफेंस प्रोडक्शन होगा उसका कैपिटल 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगा, यानी हम ग्रेजुअली सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे डिफेंस के क्षेत्र में। और दूसरा काम यह किया है कि अभी तक डीआरडीओ ने जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था उसको अब इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों के लिए ओपन कर दिया है, यानी जो कुछ हमने नई टेक्नोलॉजी अर्जित की है अब उसको एक व्यापक रूप से, सहज नैसर्गिक रूप से विकसित होने का आधार भी मिले, यह सुनिश्चित किया है। जबकि डिफेंस सबसे बड़ा मद है, 3.85 लाख करोड़ तो है, और इसमें अगर 1.2 लाख करोड़ जो कि पेंशन में जाता है उसको इंक्लूड कर लें तो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मद है। फिर किसान को देखें तो चाहे एमएसपी में 2.37 लाख करोड़ रुपए देना हो, 5 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसमें केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए का स्थापना, इसके साथ साथ स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप के लिए नाबार्ड अब फंडिंग करेगा, फल सब्जी उगाने वाले किसानों को पैकेज मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को किस प्रकार से आगे किया जा सकता है। पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खुलवा के फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जैम के द्वारा किसानों को सशक्त किया। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा चाहे कीटनाशकों का स्प्रे हो, चाहे सीड्स का, बीज का स्प्रे हो, अथवा मैपिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या क्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि मैपिंग उतनी एप्रोप्रिएट नहीं होती, जिस कारण से विवाद होता है, क्योंकि ड्रोन से बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती है। तो मुझे भी याद आ जाता है, कभी कभी नाम की समानता से याद आता है, आचार्य द्रोण भी थे जिनको बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती थी, मगर क्या करें, युवराज के हट के आगे विवश थे। ऐसे ही कुछ एक अनुभवी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं उधर भी, मगर इतिहास ऐसा है कि आज भी वो युवराज के हट के आगे विवश है। अब चाहे 80 लाख
मकान देना हो, 3.6 करोड़ लोगों को नल से जल देना हो, ये सारी बातें जो लोग कहते हैं बड़ी मजे की बात कहते हैं महोदया की गरीबी की बात, मगर एक बड़ा विचित्र अर्थशास्त्र है भारत की राजनीति में। जो कहते हैं गरीब और वंचित की बात, उन्हीं के नेता देखते देखते सबसे पहले सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। कोई गरीब गुरबा का परिवार, गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला आज सबसे अमीर परिवार, एक वंचितों शोषितों की नेता सैकड़ों करोड़ की नेता, एक मजदूर किसान के लोग सैकड़ों करोड़ का। तो उनका अर्थशास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र को देखने का नजरिया भी अलग है। इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी न करते हुए आगे कहता हूं कि यदि हम फ्यूचर में और आगे बढ़ें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज 10 फरवरी का दिन है, शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, 26 साल पहले 10 फरवरी 1996 को उस समय के शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव ने आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ शतरंज की पहली बाजी खेली थी। यह शुरुआत थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का पहला चरण था। आज 26 साल में वो कहां पहुंचा, शायद उस समय लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए मैं कहता हूं अमृत काल में जो वित्त मंत्री महोदया ने और प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि दिखाई है कि अगले 25 साल में हम कहां पहुंचेंगे, इसके लिए डिजिटल को स्ट्रांग करना जरूरी था। इसीलिए डिजिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर को, डाटा को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है और एक जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल में, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी शुरू की है, यानी हमने आगे की दृष्टि देख ली है कि आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, भविष्य में नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज होगा, चाहे सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हो। पिछली बार आपने ध्यान दिया हो कि हाइड्रोजन एनर्जी का पिछले बजट में उल्लेख था ताकि वो आगे बढ़ सके। इस बार 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में जवान के लिए भी है, किसान की भी भविष्य की व्यवस्था है और विज्ञान के भी भविष्य की व्यवस्था वित्त मंत्री महोदया ने सुनिश्चित की है। अब एक और विषय है, निगेटिव ग्रोथ रेट कही जाती है कि हो गई कोरोना काल, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन के लोगों को, यह 2022 का जो वर्ष है, यह निगेटिव ग्रोथ रेट का भी स्वर्ण जयंती वर्ष है। 1972 में भी भारत की ग्रोथ रेट -0.55% थी। तो जब यह कहा जाता है पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई, तो मैं सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं 4 बार इस देश की निगेटिव ग्रोथ रेट रह चुकी है और हम तो उस दौर में जब पूरी दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट थी। परंतु अगली बात आती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, आज 5.59% का इन्फ्लेशन है। भारत सरकार के असेसमेंट को लेकर अगर इनके मन में कोई संदेह रहता है तो इवन राइटर्स ने भी जो अपना असेसमेंट किया उसमें 5.8% कहा है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यह कहा जाता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई, तो हम भूल जाते हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन इस देश में कितनी बार रहा है। 2010, 2009, 1997, 1995, 1994, 1992, 91, 83, 81, 80 और 74 में 28%, 73 में 17%, 28% और 17% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस देश में रहा है। और देश में 2019 का और 2004 का ही चुनाव ऐसा था जब महंगाई मुद्दा नहीं बनी, वरना हमेशा महंगाई मुद्दा बनती थी। और इतना रहा है उस दौर में महंगाई कि जनमानस के लोकगीत और रंगमंच में महंगाई उल्लिखित हो जाती थी। हम सबको याद होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। किसके जमाने में बना था? अरे बचपन में हम लोगों ने, हमारे होश संभालने से पहले कहा, पर आप लोगों को याद होगा कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। खूब बचपन में गाना सुना है। इसलिए जब आप कहते हैं कि साहब महंगाई अभूतपूर्व और पहली बार है, तो ये अपने आप में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। अब एक फैक्ट मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। आज क्या जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है। ये 23 नवंबर 2001 व्हाइट हाउस की रिलीज है। व्हाइट हाउस प्रेस रिलीज कहती है, प्रेसिडेंट बाइडेन अनाउंसेस रिलीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट टू लोअर प्राइसेस एंड एड्रेस टू लैक ऑफ सप्लाई अराउंड द वर्ल्ड। क्या हमारे प्रबुद्ध विपक्षियों में से कोई बता सकता है कि अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कब खोला था? ये बताइए। ये व्हाइट हाउस कह रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, ये भी मोदी जी जिम्मेदार हैं इसके लिए। इसलिए ये जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां और यथार्थ था उसे समझने की जरूरत है। दर्जन भार, एक 12 बार
दहाई अंक तक रह चुकी है महंगाई, तो दर्जन भार जिनकी महंगाई दहाई अंक को पार करे, जब वो महंगाई की दुहाई दें तो उसमें सच्चाई नजर नहीं आती।